पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 38 और आज का टॉपिक होगा फंक्शंस पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, बीटेक सेकंड ईयर, पाइथन प्रोग्रामिंग, लेक्चर नंबर 38, यूनिट नंबर 3, चैप्टर होगा फंक्शंस पार्ट 2। देखिए, पार्ट फर्स्ट में फंक्शन के पार्ट 1 में हमने देखा था कि हाउ टू डिक्लेयर ए फंक्शन या हाउ टू डिफाइन ए फंक्शन। हमने फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया था या उसको कैसे डिफाइन किया था। फिर हमने वहां पर सीखा था डिफाइन करने के बाद कि फंक्शन को कॉल कैसे किया जाएगा, हाउ टू कॉल ए फंक्शन। फंक्शन कैसे वैल्यू को रिटर्न कराता है ये भी हमने वहां पर देख लिया था, ठीक है। और कुछ डिफरेंट तरीके के वहां पर प्रोग्राम हमने वहां पर बनाए थे। नाउ आज हम बात करेंगे कि फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट पास होते हैं, ठीक है, वो किस किस तरीके से हम आर्गुमेंट को पास करा सकते हैं। फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स वो होते हैं जिसके ऊपर फंक्शन वर्क करता है, ठीक है। तो वो आर्गुमेंट्स जो फंक्शन काम कर रहा है उनके ऊपर, तो वो आर्गुमेंट्स जो हैं वो उनके कुछ टाइप्स हैं। तो वो कौन कौन से टाइप्स हैं आज हम उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स दैट कैन बी यूज टू कॉल ए फंक्शन। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो हम आर्गुमेंट को वहां पर पास कराते हैं। तो वो आर्गुमेंट कौन कौन से हैं। नंबर 1 हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट। नंबर 1 पर हम देखेंगे यहाँ पर डिफॉल्ट आर्गुमेंट को, 2 पर कीवर्ड आर्गुमेंट को, 3 पर रिक्वायर्ड और नेक्स्ट है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ठीक है। और एक और है पोजीशन, ठीक है, आर्गुमेंट, वो भी हम देखेंगे। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट को सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। व्हाट इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो देखिए, ए डिफॉल्ट आर्गुमेंट दैट एज्यूम ए डिफॉल्ट वैल्यू इफ वैल्यू इज नॉट प्रोवाइडेड इन द फंक्शन कॉल। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा गया फंक्शन कॉल में अगर वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जाती है तब तब जो वैल्यू हम बाय डिफॉल्ट दे चुके हैं वो वैल्यू वहां पर आ जाती है। तो वी यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर टू प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर एग्जाम्पल। तो चलिए एग्जाम्पल को हम यहां पर समझते हैं। देखिए, एक मैंने यहां पर सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूं। पहले प्रोग्राम की थीम समझिए क्या है। एक प्रोग्राम है जो 2 नंबरों के एडिशन को, 2 या 3 नंबर के एडिशन को करेगा। तो मैं यहाँ पर एक ऐड नाम का फंक्शन बना रहा हूं और इसके अंदर 3 आर्गुमेंट पास करा रहा हूं। सपोज दैट ए है, बी है, सी है। 3 नंबरों के एडिशन के लिए 3 मैंने यहाँ पर आर्गुमेंट पास करा दिए, ठीक है, डेफिनेशन में। नाउ सम नाम का एक वेरिएबल लिया, तो सम इज इक्वल टू मुझे क्या करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी करना होगा। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट किसको करा सकता हूँ, प्रिंट सम को, कि भैया इनका सम क्या आएगा। तो ये फंक्शन तो पूरा हो चुका है। नाउ अब इस फंक्शन को जब मैं कॉल कराऊंगा तो कॉल कराऊंगा किस नाम से, ऐड नाम से। और ऐड के अंदर मुझे यहाँ पर क्या वैल्यू पास करानी होंगी, जिसका सम मुझे करना है। तो 3 प्रोवाइड किया, 4 प्रोवाइड किया और मैंने यहाँ पर 5 प्रोवाइड कर दिया। जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो देखिए सम कितना आ जाएगा, 12। बात समझ में आ रही है। तो इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं, सम इज इक्वल टू ऐसे लिख लेते हैं ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। ये हो गया। तो देखिए यहां से यहां तक तो है फंक्शन की डेफिनेशन और ये जो लाइन लिखी हुई है ये है फंक्शन की कॉलिंग। तो ध्यान से समझिए, जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो वो डायरेक्ट कहां जाता है, अपनी डेफिनेशन पर जाता है। नाउ अब हम यहां पर देखते हैं कौन सा, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा फंक्शन हो गया। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या है, देखिए फंक्शन ऊपर यहां से लेके यहां तक डिफाइंड है, बिल्कुल है। लेकिन जब मैंने फंक्शन को यहां पर कॉल किया तो यहां पर मैंने 2 वैल्यू प्रोवाइड की, एक तो 3 और एक 4। तो 3 वैल्यू मिल जाएगी ए को और 4 वैल्यू मिल जाएगी बी को। लेकिन सी को क्या वैल्यू मिलेगी, क्या यहाँ पर सी के लिए कोई वैल्यू प्रोवाइड कराई गई, जी नहीं। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये एक एरर देगा। क्या एरर देगा, देखो, एड मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट सी, ठीक है। ये मिसिंग है, सी का जो वैल्यू प्रोवाइड करानी थी वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की। अगर मैं यहाँ पर सी की वैल्यू दे दूं तो ये इसका एडिशन कर देगा, कर दिया इसने एडिशन। अब देखिए मैंने यहाँ पर 3 एंड 4 दिया और यहाँ पर डेफिनेशन में c इज इक्वल टू सपोज दैट 6 लिख दिया। c इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 6। अब मैंने प्रोग्राम को रन कराया तो आंसर देखिए कितना आया, 13।
तो ऐसा आर्ग्यूमेंट जो डेफिनेशन टाइम पर डिफाइन कर दिया जाए कि सी की वैल्यू यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी, 6 रहेगी। अगर फंक्शन कॉलिंग टाइम पर हम किसी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो डेफिनेशन में लिखी हुई है वो वहां से उसको ले लेता है एंड देन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा देता है। तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट सॉरी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कौन सा हो गया, c इज इक्वल टू 6। क्या b की वैल्यू भी लिखी जा सकती है? जी हाँ, b की वैल्यू सपोज दैट मैंने 2 लिख दी। क्या लिख दी? 2। और यहाँ पर सिर्फ मैंने एक आर्गुमेंट पास कराया दैट इज 4। तो जो 4 वैल्यू किसको मिल जाएगी, a को। और b की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, जो यहाँ पर डेफिनेशन टाइम पर लिखी हुई है। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी। जब इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा तो आंसर आएगा कितना, 12। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। वही लिखा है, a default argument that assume a default value if a value is not provided in the function call. For that argument we use assignment operator to provide default value, for example this। ठीक है, तो ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू क्या है भैया, ये वैल्यू आपकी डिफॉल्ट वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए 2 को, 3 को और 4 को यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग में दिया है। तो यहाँ पर तो दिया है, तो सीधी सी बात है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और c की वैल्यू जो पहले यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू 2 थी लेकिन यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई तो नई वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और आउटपुट क्या आ जाएगा 9। इसका दूसरा केस देखिए, यहाँ पर a है, b है, c की वैल्यू 2 है, z इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी किया गया और यहाँ पर देखिए कॉलिंग टाइम पर 2,3 वैल्यू दी गई है। तो a को मिल जाएगी 2, b को मिल जाएगी कितनी 3 और c के लिए कोई वैल्यू नहीं तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 2, तो 2 सेट हो जाएगी और इन सब का क्या हो जाएगा सम, तो क्या हो जाएगा 2 3 5 और 2 7, तो 7 इसका आंसर। तो देखिए इस चीज को तो हम बोलते हैं फंक्शन का डेफिनेशन और इस लाइन को हम बोलते हैं फंक्शन का कॉलिंग। और फंक्शन की कॉल जो होती है तो जो फंक्शन का नेम होता है उसी नाम से उसको कॉल करते हैं। तो जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है वो सीधे कहाँ भागता है, अपनी डेफिनेशन पर। इस तरीके से किसको लेकर के, 2 और 3 को लेकर के। 2 और 3 की मैपिंग किससे हो जाएगी, इस a से और b से, और c की वैल्यू क्या है, बाय डिफॉल्ट 2 है तो z इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू कितनी 3, 2 3 कितना हो गया 5 और 2 वैल्यू आ गई 7। रिटर्न क्या कर दिया इसने, z। किसने रिटर्न किया, इस वाले फंक्शन ने रिटर्न किया किसको, z को। अब देखिए जब रिटर्न किया तो इस वाले सम ने ही तो रिटर्न किया कितना 7, तो 7 वैल्यू किस में आ गई, k में, और k को मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो ये बच्चों बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, तो देखिए कुछ नोट लिखा है। नंबर 1, द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट शुड बी ट्रेलिंग आर्ग्यूमेंट्स, दैट इज नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट शुड कम फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये ध्यान देना यहाँ पर, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट शुड कम फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, ऑल आर्ग्यूमेंट्स कैन बी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, देखो इस बात को सही करते हैं। सपोज दैट ये जो a वैल्यू है ना, ये मैंने यहां से कट किया और मैंने इसको यहां पर पीछे पेस्ट कर दिया, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या मेरा आंसर आएगा, देखो नहीं आएगा। क्या लिख दिया, नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। आ रही बात समझ में। तो नॉन डिफॉल्ट जो आर्ग्यूमेंट है जैसे a है, ये a भैया सबसे शुरू में आना चाहिए यहाँ पर। अगर यहाँ पर दोगे तब तो आंसर आएगा और यहाँ पर नहीं दोगे तब आंसर नहीं आएगा। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, यही लाइन, ये वाली लाइन है, ये वाली, ये यही कह रही है। ओके, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं भाई, तो देखिए इन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, arguments are assigned based on the name of the arguments। ठीक है, उनके नेम से उनको क्या किया जाता है, वैल्यू असाइन की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर लिखा है डेफ सम एबीसी, सम नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट है, a है, b है और c है। z इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी किया गया है, रिटर्न किया गया z। अब देखिए फंक्शन को कॉल किया गया, b इज इक्वल टू 2 पर, c इज इक्वल टू 9 पर, a इज इक्वल टू 4 पर। तो देखिए सबसे पहले b लिखा है, तो क्या यहाँ पर फंक्शन में b लिखा है, जी नहीं। तो a को क्या वैल्यू 2 मिलेगी, ये वाली वैल्यू मिलेगी, जी नहीं। b लिखा सेकंड नंबर पर, यहाँ लिखा c,
यहाँ लिखा सी तो यहाँ लिखा ए। तो हमने यहाँ पर क्या काम कर दिया है कि वेरिएबल के नेम से वैल्यू को असाइन करा दिया है। तो जिस वेरिएबल की वैल्यू सेट होगी उसी वेरिएबल को वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ पर इसकी पोजीशन फर्स्ट है और यहाँ पर ए की पोजीशन फर्स्ट है तो भैया अगर ए की पहली वैल्यू है तो यहाँ से ये वाली वैल्यू सेट होगी इस ए को 4। ये बी को क्या वैल्यू सेट होगी, बी को ये वाली वैल्यू सेट होगी, ये वाली। तो बी को वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। ऐसे सी को वैल्यू क्या मिल जाएगी 9। ओके, इसको चलो देखो मैंने यहां पर देखो ए कोमा बी कोमा सी कर दिया। अब मैंने यहां पर वैल्यू प्रोवाइड की क्या, ए इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 3। तो देखो क्या उसी तरीके से लिखे हैं, पहले ए लिखा है तो ए लिखा है, फिर बी लिखा है तो यहाँ पर सी लिखा है, फिर सी लिखा है यहाँ पर बी लिखा है। तो भैया हमने नाम से वैल्यू को असाइन करा रखा है, तो जो जिसका नाम है वही वैल्यू सेट होगी। जब इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 14। बात समझ में आ गई? यानी इसका ऑर्डर कुछ भी यहाँ पर चेंज हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो वही ये था हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। नाउ रिक्वायर्ड आर्गुमेंट की बात करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, इन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स द आर्गुमेंट्स आर पास टू ए फंक्शन इन करेक्ट पोजीशन ऑर्डर। ध्यान रखना करेक्ट पोजीशन ऑर्डर, ये वाली लाइन। आल्सो द नंबर of arguments in the function call should exactly match with the number of argument specified in the function definition। ठीक है, ये दोनों लाइन ध्यान रखना। चलो प्रोग्राम देखते हैं भाई इसका। तो हम रिक्वायर्ड आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, तो देखिए प्रोग्राम वही है। ठीक है, यहां पर जब ऐड नाम के फंक्शन को कॉल किया गया तो मैंने यहां पर वैल्यू पास करी गई इस तरीके से, और इसको जब रन किया गया तो आंसर कितना आया 9। नाउ अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू मिसिंग कर दूं कॉलिंग टाइम पर तो देखिए आंसर क्या आएगा, एड मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दैट इज सी। लिखा हुआ है ना रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, जो नेसेसरी था आपने उसको क्या कर दिया, मिसिंग कर दिया है। डेफिनेशन टाइम पर तो आपने 3 आर्ग्यूमेंट पास कराए, लेकिन कॉलिंग टाइम पर आप कितने आर्ग्यूमेंट पास करा रहे हैं 2। तो कॉलिंग टाइम पर भी आपको यहाँ पर 3 आर्गुमेंट पास कराने होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर 3 आर्गुमेंट पास करा दिया तो आंसर आ गया। क्या कॉलिंग टाइम पर कोई ज्यादा आर्गुमेंट पास करा सकता है ऐसे 2, 3, 6, 8? तो यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पर तो 4 वैल्यू हैं और यहाँ पर डेफिनेशन में 3 वैल्यू है। तो देखो एड फंक्शन टेक्स 3 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 4 वर गिवन। ये कह रहा है कि 3 यहाँ पर गिवन है, 3 दिए गए हैं, और लेकिन आप यहाँ पर कॉलिंग कर रहे हो 4 पर। तो ये 8 वैल्यू किसको दे, ए को दे, बी को दे, सी को दे, किसको दे? इसलिए ये एरर यहाँ पर आ गई है। क्लियर? तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। इन रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट द आर्ग्यूमेंट आर पास टू ए फंक्शन इन करेक्ट पोजिशन ऑर्डर। आल्सो द नंबर of arguments in the function call should exactly match with the number of argument specified in the function definition, जो मैं आपको दिखा चुका हूं। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल का क्या मतलब होता है कि देखिए जिस समय फंक्शन की डेफिनेशन आपने लिखी है और उसके अंदर पास कराए आपने आर्ग्यूमेंट, तो जो आर्ग्यूमेंट जिस पोजीशन पर है उसको उसी पोजीशन वाली वैल्यू मिलेगी, इसको हम बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो देखिए क्या लिखा है, इन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट द पैरामीटर्स आर असाइन्ड बाय डिफॉल्ट अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। दैट मीन्स फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इन द कॉल स्टेटमेंट इज असाइन्ड टू द फर्स्ट पैरामीटर listed in the function definition. Similarly, the second argument in the call statement is assigned to the second parameter listed in the function definition and so on. अगर आपने फर्स्ट वेरिएबल लिखा है फंक्शन डेफिनेशन में तो कॉलिंग टाइम पर जो पहली वैल्यू होगी वो वाली वैल्यू मिल जाएगी, जो सेकंड वैल्यू होगी वो सेकंड वैल्यू को मिल जाएगी, इस तरीके से। तो चलो एक यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन बनाया मैंने डेफ डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन के अंदर 2 आर्गुमेंट पास कराए, नेम और दूसरा कराया एज। नाउ
मैंने कहा प्रिंट करो, किसको प्रिंट करो भैया, नेम को प्रिंट करो। सबसे पहले किसको प्रिंट करो, नेम को। तो नेम इज इक्वल टू नेम प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से। फिर प्रिंट करो किसको, एज को। एज इज इक्वल टू, तो किसको प्रिंट कराना है, एज को, तो एज प्रिंट हो जाएगी। ओके, इस तरीके से मैं यहां पर लिख दूं रिटर्न, रिटर्न 0। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। रिटर्न 0 का मतलब रिटर्न 1 2 3 जो आपकी मर्जी वो रिटर्न कराइए। नाउ इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, तो कॉल करेंगे इस फंक्शन के नेम से, और इस फंक्शन के नेम के अंदर दो आर्गुमेंट पास है, एक तो नेम है और दूसरा क्या है, एज। तो नेम में यहां पर दे रहा हूं, नेम कैसा होता है, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में देंगे। नेम दे दिया सुरेश, और एज कैसा होता है, न्यूमेरिक, तो मैंने दे दिया 34। इस प्रोग्राम को रन किया गया तो आउटपुट आप क्या देखेंगे, देखो नेम सुरेश है और एज 34 है। इसका मतलब इस नेम को क्या वैल्यू मिली है, सुरेश, पहली वाली वैल्यू। पहले आर्गुमेंट को पहली वाली वैल्यू, दूसरे आर्गुमेंट को दूसरी वाली वैल्यू। ठीक है, अगर इसका कॉलिंग टाइम पर ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, ऐसे यहाँ पर 34 और यहाँ पर नेम लिख दिया जाए, एज पहले और नेम बाद में, तो क्या नेम को सुरेश मिलेगा और एज को 34 मिलेगा? रन करके देखते हैं। तो नेम को मिला 34 और एज को क्या मिला, सुरेश। तो भैया अगर पहला आर्गुमेंट है तो पहली वाली वैल्यू, दूसरा आर्गुमेंट है तो दूसरी वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये होता पोजिशनल, पोजीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू का मिलना। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर समझ गए होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पाइथन फंक्शन विद आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स और वेरिएबल लेंथ फंक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं इसको ऐसे समझाता हूं, सपोज दैट एक एक पहले एक छोटा सा फंक्शन बनाइए जो दो नंबरों का सम करे। डेफ, मैंने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया जो दो नंबरों का सम करेगा, ए कोमा बी। ठीक है, इस तरीके से, और मैंने यहां पर लिखा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी करा दिया। ठीक है, और मैंने यहां पर लिख दिया, क्या लिख दिया भाई, प्रिंट, प्रिंट, और मैंने यहां पर लिखा सम इज इक्वल टू, सम को प्रिंट करा दिया। ठीक है, इतना सा काम किया। फंक्शन को कॉल करो और यहां पर वैल्यू पास करा दो 3,4। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, 7 आना चाहिए। तो देखो इसका आंसर 7 आ रहा है। यहां तक का फंक्शन आपको समझ में आ रहा है, बोलो। यहाँ तक का फंक्शन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नाउ अब मेरा क्वेश्चन सुनो। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपने दो नंबरों का सम कराया, ए और बी का। अगर हम यहाँ पर तीन नंबर पास करा दें तो क्या ये सम करेगा? जैसे 3,4,5 दे दूं तो क्या ये सम आएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या कह देगा, एड टेक्स टू पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वर गिवन, एरर आ जाएगी। आपने कहा कि सर ये तो दो नंबरों का प्रोग्राम है, अगर मैं तीन नंबरों का बनाऊंगा तो अलग से कोडिंग लिखूंगा, चार नंबरों का सम कराऊंगा तो ये फिर से अलग कोडिंग लिखनी पड़ेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर भी फिर से एरर आ गई, एड टेक्स टू पोजिशनल आर्गुमेंट बट 4 वर गिवन। तो भैया ये तो ये वाली बात होगी, अगर दो आर्गुमेंट दिया है तो दो आर्गुमेंट के लिए फंक्शन अलग बनाओ, तीन आर्गुमेंट दिए गए तो तीन नंबरों के एडिशन के लिए फंक्शन अलग बनाओ, चार आर्गुमेंट दिए गए तो चार नंबर के लिए फंक्शन अलग से बनाओ। तो क्या हर बार एडिशन करने के लिए अलग अलग फंक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे? जी नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होगा किसकी हेल्प से, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट की हेल्प से। तो अब देखिए कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पर ऐड नाम के अंदर एक यहाँ पर वेरिएबल पास कराया इस तरीके से, args। ठीक है, तो args का मतलब आर्गुमेंट होता है, और जब इसके आगे एस्टिक लगा देते हैं तो ये n नंबर का आर्गुमेंट बन जाता है। n नंबर का आर्गुमेंट, ये जितने नंबर आप पास कराओगे उतने नंबरों का ये सम निकाल देगा। ठीक है, अब सम कैसे निकालेगा उसके लिए यहाँ पर लॉजिक लिखेंगे। देखिए अब ये जो args है ये क्या बन गया, एक ये क्या बन गया, एक जैसे सी लैंग्वेज में आपने पढ़ा था कि एरे को डिक्लेयर करो पॉइंटर के साथ, तो ये उसी तरीके का वेरिएबल है। और ठीक है, और एरे क्या होता था, एक कंटेनर होता था जो कंटेन करता था सिमिलर वैल्यूज को। तो यहां भी हमने क्या बना दिया, एक कंटेनर बना दिया। किसको बना दिया, args को एक कंटेनर बना दिया। तो ये कंटेनर क्या काम करेगा, ये डिफरेंट वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करा लेगा। ठीक है, अब देखो मैं कैसे लिखता हूं, 4 i in args। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा।
तो ARGS के अंदर जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज एक एक करके उठ के आएंगी और सम में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई करा दिया और इस सम की वैल्यू को भैया यहाँ पर क्या डिफाइन कर लो, सम इज इक्वल टू 0 कर लो। बस पूरा प्रोग्राम हो गया और कुछ नहीं करना। और जा करके क्या करा देना है आपको, क्या करा देना है भाई, यहां पर जाके आपको प्रिंट करा देना है। प्रिंट सम इज इक्वल टू सम को प्रिंट करा दो और आंसर देखो। यहां पर चलो पहले 2 नंबरों का सम करा के दिखाते हैं आपको। तो जैसे इस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पर रन किया तो इसका आंसर कितना आया, 7। अब देखो मैं यहाँ पर आर्गुमेंट बढ़ा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर किया सपोज दैट 5 और मैंने इसको रन किया तो अब ये 3 नंबरों के सम बताएगा। मैंने और आर्गुमेंट बढ़ा दिए, 6 कर दिया, 7 कर दिया, 8 कर दिया, 9 कर दिया। कितने आर्गुमेंट हो गए, 4 और 3 7। तो ये 7 नंबरों का सम बताएगा। हो गया ना क्वेश्चन। तो अगर n वेरिएबल्स हो और आपको पता नहीं है कि कितने आर्गुमेंट पास होंगे तो आप वेरिएबल लेंथ का आर्गुमेंट पास कराइए। बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थ्योरी लिखी हुई है बेटा, ये यही थ्योरी लिखी गई है, इसको ध्यान से पढ़ो। और ये इसका प्रोग्राम लिखा गया है, देखो यहाँ से यहाँ तक, और इसको मैंने यहाँ पर ये रन करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, बस आपको समझना ही ये है कि ये जो एस्ट्रिक ARGS है, ये एक यहाँ पर क्या हो गया, एक सीक्वेंस बन गया। ये सीक्वेंस कुछ ऐसे बन जाएगा, पहला नंबर आ गया 1, दूसरा 2, तीसरा ऐसे 4 5 ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, अब ARGS से ये वैल्यू उठ के आएगी। जैसे अगर ये लिस्ट हो तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 4 I in और इस लिस्ट का नाम क्या हो, L1 हो, तो L1 ऐसे लिख दूं तो I को क्या वैल्यू मिलेगी, सबसे पहले I की वैल्यू मिलेगी 1, फिर I को क्या वैल्यू मिलेगी 2, फिर I को क्या वैल्यू मिलेगी 3, फिर I को क्या वैल्यू मिलेगी 4, फिर I को क्या वैल्यू मिलेगी 5। इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से प्रोग्राम चलता रहेगा और ये इसको सॉल्व कर देगा। बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पर समझते हैं स्कोप रूल। अब ये स्कोप रूल क्या होते हैं भाई, तो देखो वेरिएबल जो होते हैं बच्चों, वेरिएबल जो होते हैं वो 2 तरीके के वेरिएबल होते हैं। एक वेरिएबल तो ये होता है जिसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल, और एक वेरिएबल वो होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो भैया लोकल वेरिएबल क्या है और ग्लोबल वेरिएबल क्या है। तो देखिए लोकल वेरिएबल वो है जो किसी ब्लॉक के अंदर काम करता है, उसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। जो किसी ब्लॉक के अंदर, कोड ऑफ ब्लॉक के अंदर काम करता है या डिफाइंड है, उसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। और वो वेरिएबल सिर्फ उसी कोड के लिए काम करेगा, उसी ब्लॉक के लिए काम करेगा, उससे बाहर वो काम नहीं कर सकता। तो ऐसा वेरिएबल जो किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन किया गया है उसको हम लोकल वेरिएबल बोलेंगे। अच्छा, तो कोई क्या ऐसा वेरिएबल भी है कि जो लोकल ना हो और लोकल के अंदर भी काम कर दे और लोकल से बाहर भी काम कर दे? जी हाँ है, उसका नाम रखा गया है ग्लोबल। तो ग्लोबल एक ऐसा वेरिएबल है जो कहीं भी किसी भी समय आप उसको यूज कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। तो देखिए क्या लिखा है, ऑल वेरिएबल्स इन ए प्रोग्राम में नॉट बी एक्सेसिबल एट ऑल लोकेशन इन द प्रोग्राम। This basically depends on where you have defined a variable. ठीक है, the scope of a variable determines the portion of the program where you can access a particular variable. There are 2 types of scope in Python. Number 1 local और number 2 global. तो local variable क्या है? तो local variables आर डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन ब्लॉक। देखो लिख रहा है ना, इनसाइड द फंक्शन ब्लॉक, फंक्शन के अंदर जो डिफाइन कर दिया गया उसको लोकल बोलते हैं। इन पाइथन लोकल वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर एट एनी लोकेशन इन द कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक के अंदर कहीं भी आप लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। ओनली स्टेटमेंट दैट आर रिटन इनसाइड ए फंक्शन कैन एक्सेस लोकल वेरिएबल। They are secure in the way that no other function or variable of that program can be access them. ठीक है, जो लोकल वेरिएबल है अगर आप उनको उस फंक्शन की बॉडी से बाहर यूज करना भी चाह रहे हैं तो भी आप उसको यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखो अब इस चीज का। चलो मैं 2 नंबरों के एडिशन का फिर से प्रोग्राम बनाता हूं, डेफ एड, और यहां पर मैंने कुछ पास नहीं कराया। चलो ठीक है,
और यहां पर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू a प्लस b। और मैंने कहा क्या कहा भाई, मैंने कहा प्रिंट करो किरको, चलो ऐसे करते हैं, एक काम करो, हाँ प्रिंट करो सम इज इक्वल टू, और किसको प्रिंट करा दूं, z को। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करता हूं और इस प्रोग्राम को करूं रन, तो ये आपको सम दिखा देगा। ठीक है, अब देखो लोकल वेरिएबल की बात करते हैं। तो ये एक ऐड नाम का एक फंक्शन है। ऐड नाम के फंक्शन के अंदर तीन वेरिएबल लिखे गए हैं, एक तो a है, एक b है और एक z है। ये तीनों के तीनों वेरिएबल लोकल हैं। क्यों? क्योंकि ये इसी फंक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, इससे बाहर ये काम नहीं करेंगे। जैसे ऐड नाम के फंक्शन को आपने कॉल किया तो इसने आंसर बतला दिया। अब इस फंक्शन से बाहर मैंने यहाँ पर पूछा प्रिंट करो कि a की वैल्यू कितनी थी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं a इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी थी। इस फंक्शन की डेफिनेशन से, देखिए यहां से यहां तक ये फंक्शन है, इस फंक्शन की डेफिनेशन से बाहर a की वैल्यू को मैं पूछ रहा हूं, तो देखो क्या कहेगा ये। देखो सम की वैल्यू तो 11 आ गई, लेकिन बाहर क्या कह रहा है, नेम a इज नॉट डिफाइंड, जबकि प्रोग्राम में डिफाइंड है लेकिन वो लोकल है। ठीक है, तो बाहर हम इसको यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही सर? तो क्या हम b को यूज कर सकते हैं? तो देख लो भाई, प्रिंट, मैंने कहा b इज इक्वल टू, b को आप प्रिंट करो एंड देन प्रोग्राम को रन करके देखो। देखो क्या लिखा, नेम a इज नॉट डिफाइंड। चलो इस a को यहां से हटा दो, इंटरप्रेटर है ये, लाइन बाय लाइन एरर देगा। देखो क्या लिखा है, नेम एरर b इज नॉट डिफाइंड। तो भैया सीधी सी बात है, लोकल वेरिएबल जिस ब्लॉक के अंदर डिफाइंड कर दिया गया है, सिर्फ उस उस ब्लॉक के अंदर ही काम करेगा, उससे बाहर काम नहीं कर सकता किसी भी हालत में। ओके, अब चलो ग्लोबल वेरिएबल की बात करते हैं। तो देखिए ग्लोबल वेरिएबल, तो global variables are the types of variables that are declared outside of every function of the program। फंक्शन से बाहर जिस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया जाए वो वेरिएबल कैसा, ग्लोबल वेरिएबल। तो द ग्लोबल वेरिएबल इज एसेसिबल बाय ऑल फंक्शन इन ए प्रोग्राम। जितने भी फंक्शन है उन फंक्शन में आप उस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल्स आर नॉट वेरी रिलायबल बिकॉज एनी फंक्शन इन द प्रोग्राम कैन अल्टर देयर वैल्यू। ठीक है, तो चलो एग्जांपल देखते हैं भाई इसका। देखो अब मैंने ये काम किया, यहां से ये दोनों वैल्यू हटा दी, यहां से कट कर दी, और क्या काम करा मैंने, यहां पर जाकर के ये वैल्यू मैंने यहां पर पेस्ट कर दी। तो देखो फंक्शन की डेफिनेशन से बाहर a और b की वैल्यू डिक्लेयर है, और मैंने ये प्रोग्राम किया रन, और रन करने के बाद देखो आंसर, सम की वैल्यू तो 11 आ गई। इस फंक्शन के अंदर वैल्यू कहां से उठ के आ रही है भाई, a और b की, जो ग्लोबल वेरिएबल है। तो ग्लोबल कौन सा है, a और b। तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6, तो यहाँ पर 5 प्लस 6, z की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। तो 11 प्रिंट होके आ रहा है। मैंने इस फंक्शन से बाहर क्या पूछा है, b को प्रिंट करो, तो b तो ग्लोबल वेरिएबल, तो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। बात समझ में आ गई? क्या मैं यहाँ पर अगर ये कहूं कि भाई z को प्रिंट करके दिखाओ, z इज इक्वल टू, z को प्रिंट करके दिखाओ, तो बोलो क्या आंसर आएगा। z को ये कह देगा अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। देखो क्या लिख दिया, नेम z इज नॉट डिफाइंड। क्यों, z क्यों नहीं है, क्योंकि z तो भैया इस डेफिनेशन के अंदर रखा हुआ है, फंक्शन के अंदर रखा हुआ है। तो ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर रखा हुआ हो उसको तो हम बोलते हैं लोकल, और जो फंक्शन के बाहर रखा हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल। ठीक है, अब देखिए लोकल वेरिएबल का यूज क्या किसी दूसरे फंक्शन में भी किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर एक फंक्शन और बना रहा हूँ डेफ, और सपोज दैट मैंने यहाँ सब नाम का एक फंक्शन बनाया, और यहाँ पर मैंने किया z इज इक्वल टू, या चलो ऐसे लिख लो k इज इक्वल टू, मैंने कहा a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी।
और मैंने कहा कि भाई प्रिंट करो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू, और किसको प्रिंट करा दो भाई, के को। ओके, तो देखो जो ग्लोबल वेरिएबल है, ये वाले वेरिएबल, ये इस फंक्शन के अंदर भी यूज होंगे और यही वेरिएबल इस सम सब यानी सब्ट्रैक्शन नाम के फंक्शन के अंदर भी यूज होंगे। तो चलो भाई देखते हैं। तो यहां से ऐड नाम के फंक्शन को कॉल किया गया, अब मैं यहां पर किसको कॉल करूंगा, सब नाम के फंक्शन को। तो चलो आंसर देखते हैं। देखिए सम तो आया कितना 11 और सब्ट्रैक्शन कितना आया -1। आ गई ना बात समझ में। तो ग्लोबल वेरिएबल को आप किसी भी फंक्शन में कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। बस यही था आज का लेक्चर, जो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए, और अगर ये लेक्चर आपको आया है समझ में, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बेटा बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।